नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, एक आईएएस होते थे हरियाणा में जिनका नाम है राम वर्मा जी, और इन्होंने एक किताब लिखी थी थ्री लाल्स ऑफ इंडिया। वो ये किताब है दोस्तों। और हरियाणा के जो तीन लाल हैं, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, इनके साथ काम करने के साथ साथ इनको राव वीरेंद्र सिंह जी के साथ काम करने का भी अनुभव है। और अंग्रेजी में ये किताब है दोस्तों, लेकिन बहुत शानदार है और हरियाणा की राजनीति के कई पहलुओं को आप समझ सकते हैं इसको पढ़कर। और बस दिक्कत एक ही है कि अंग्रेजी में है, आप अंग्रेजी पढ़ना जानते हो तो इसको मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, इस किताब में एक पूरा का पूरा चैप्टर है कि जब राम वर्मा जी अपने कैरियर में पहली बार उनको पोस्टिंग पहले रेवाड़ी की फिर सिरसा की मिली, और कैरियर की पहली पोस्टिंग जब एक आईएएस को इसलिए भी ताउम्र याद रहती है क्योंकि वो पहला शुरुआत होती हैं। और राम वर्मा जी के अनुभव हमें उस दौर में चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह जी के आपसी संबंधों को भी समझने में मदद करते हैं। वर्मा जी ने इस किताब में ये खुलकर बताया कि राव वीरेंद्र सिंह जब मुख्यमंत्री नहीं रहे और रेवाड़ी पहुंचे तो उनका व्यवहार कितना बदला हुआ था, क्योंकि रेवाड़ी राव वीरेंद्र सिंह जी का गढ़ था और सिरसा देवीलाल जी का गढ़ था, और दोनों जगह उनकी उस समय पोस्टिंग रही। आईएएस राम वर्मा जी को 1 नवंबर 1966 को जो पहला हफ्ता था राज्य निर्माण का, उसके बाद पहली बार एसडीएम के रूप में जो पोस्टिंग मिली थी वो रेवाड़ी में मिली थी। चंडीगढ़ से वो बस पकड़कर रेवाड़ी पहुंचे थे, और तब हरियाणा के पास इतने वाहन नहीं होते थे कि अपने अफसरों को गाड़ी मुहैया करवा सकें। वर्मा जी ने चंडीगढ़ से रेवाड़ी की सुबह सबसे पहली बस पकड़ ली, और हरियाणा रोडवेज तब नाम उन पर नहीं लिखा गया था, पंजाब रोडवेज ही लिखा हुआ था, और एक सिख ड्राइवर बस को चला रहा था। उन्होंने अगली सीट जो थी वो वर्मा जी उस पर बैठे हुए थे। पानीपत बढ़िया सड़क थी पानीपत तक, क्योंकि जीटी रोड तब ये था, और पानीपत से रोहतक तक की सड़क वर्मा जी बताते हैं कि बहुत खराब और उबड़ खाबड़ थी। और पानीपत के बाद गोहाना, जींद और अन्य शहरों के रास्ते वो रेवाड़ी पहुंचे थे। और आईएएस वर्मा जी को कई घंटे तब रेवाड़ी पहुंचने में लग गए थे। आजकल तो चंडीगढ़ से रेवाड़ी पहुंचना बहुत आसान है, और आप दिल्ली के लिए एक बस लेते हैं, दूसरी वहाँ से रेवाड़ी के लिए लेते हैं, जो दिल्ली जयपुर हाईवे होती है और फिर रेवाड़ी पहुँचती है। और उस समय जो दिल्ली जयपुर हाईवे अस्तित्व में ही नहीं था, बस से यही एक रास्ता था। और उस शाम को जब बस रेवाड़ी कस्बे में पहुंची तो शाम हो चुकी थी, और सर्कुलर रोड पर बस पहुंची तो सवारियां उतरने लगी, और ड्राइवर ने फिर आगे जो सीट पर बैठे थे वर्मा जी, उनसे पूछा कि आप कहाँ जाएंगे। तो वर्मा जी ने कहा कि एसडीएम हाउस जाऊंगा। ये सुनते ही ड्राइवर अलर्ट हो गया, समझ गया कि ये कोई अफसर है, और कुछ मिनटों बाद उसने सड़क के जो बाईं ओर था एक सरकारी बंगले के सामने बस को रोक दिया और बताया कि सर, ये एसडीएम हाउस है। और वर्मा जी की ये पहली पोस्टिंग थी, और आईएएस वाला रुतबा अभी तक उनमें आया नहीं था, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को धन्यवाद कहा। और उसके बाद उनको पता चला कि एसडीएम को उस दौरे पर ले जाना, लौटने पर उनको सरकारी आवास या दफ्तर जहाँ आईएएस चाहे वहाँ छोड़ना सरकारी ड्राइवर की, रोडवेज वाले की उनको आदेश थे। और अब अगर उनके घर की बात की जाए तो उस समय जो रेवाड़ी है, उस रेवाड़ी को समझा जा सकता है कि कैसा रेवाड़ी रहा होगा। और वर्मा जी अपनी इस किताब में लिखते हैं कि मेरा ऑफिस जो है और कोर्ट रूम घर से सटे हुए थे। घर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था और कुछ भी शानदार नहीं था, लेकिन घर आरामदायक था, और सामने एक बहुत बड़ा लॉन होता था। लेकिन पानी की कमी की वजह से वहाँ पे कोई घास जो थी वो पीली पड़ चुकी थी, और चारद्वारी के किनारे जो पेड़ लगाए गए थे वो छोटे छोटे थे और बिना पत्तों वाले थे, और साफ दिख रहा था कि रेवाड़ी में पानी की कमी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आईएएस के घर में भी पानी की कमी थी, तो आम जनता का 1966 में क्या हाल रहा होगा। और रेवाड़ी का एसडीएम बने वर्मा जी को अभी कुछ दिन हुए थे कि उनको एक कॉलेज था, अहिर कॉलेज, जो राव साहब के परिवार ने बनवाया था, और उस कॉलेज में उनको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, और उन्होंने वो न्योता स्वीकार किया। और अपना जो भाषण दिया उसमें आईएएस राम वर्मा जी ने शिक्षा के महत्व के बारे में बताया, और बताया कि कैसे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, उन्होंने जयपुर में मेधावी छात्रों के लिए कॉलेज की स्थापना की थी,
और उस कॉलेज ने कैसे गरीब बच्चों का जीवन बदल दिया। तो रेवाड़ी जैसे जो अल्प विकसित क्षेत्र है, शिक्षा का जहाँ कोई ध्यान नहीं है, वहाँ पर जो राव साहब का परिवार है उसने ये कॉलेज बनाकर बहुत बढ़िया और पुण्य का काम किया है। उस समय राव वीरेंद्र सिंह जी वहाँ बैठे थे, वो विधान परिषद के सदस्य थे और वो बड़े ध्यान से वर्मा जी की बातें सुन रहे थे। कुछ दिनों बाद एक दिन राव वीरेंद्र सिंह ने एसडीएम वर्मा के पास फ़ोन किया और उनको उनकी पत्नी समेत अपने रामपुरा हाउस में खाने पर बुलाया। वर्मा जी जब उनके घर पे गए तो राव वीरेंद्र सिंह जी उनको दरवाजे पर लेने पहुंचे और वर्मा जी राव वीरेंद्र सिंह जी के विशाल व्यक्तित्व, रोबदार मूछें और चौड़े माथे, उनका गोरा सुंदर चेहरे से काफ़ी प्रभावित हुए। रामपुरा हाउस ने वर्मा जी की चकाचौंध जो देखी वर्मा जी ने, उनसे उनकी आंखें खुल गई और राव वीरेंद्र सिंह जी के ठाठ देखकर वो दंग रह गए। राव साहब ने उनको एक गैलरी से होते हुए फिर वो एक मंडप की तरफ ले गए और यहीं से जो उनके मुख्य घर का एक आंगन था और उसमें एक बहुत बड़ी टेबल पर खाना सजा रखा था और उनकी बहन जो थी सुमित्रा जी, वो लंच पर उनके साथ बैठी और बिल्कुल सफ़ेद कपड़े वो पहनती थी, संतो जैसी लग रही थी। बाद में पता चला कि सब उनको बाई जी कहते हैं। और एक से एक बढ़िया व्यंजन राव वीरेंद्र सिंह जी ने वर्मा जी और उनकी पत्नी के सामने परोसे और अपनी इस किताब में वर्मा जी लिखते हैं कि इतना स्वादिष्ट भोजन जो उन्होंने राव वीरेंद्र सिंह जी के घर पे खाया, उससे पहले जीवन में इतना बढ़िया भोजन कभी नहीं किया था। और दोपहर के भोजन के बाद राव वीरेंद्र सिंह जी उनको एक संत के आश्रम में के दौरे पर ले गए जो उनके पिता राजा बलबीर सिंह के सम्मान में बनवाया गया था। ये एक प्राचीन जंगल के भीतर था और उनके विशाल घर से सटा हुआ था। एक विशाल प्रार्थना कक्ष वहाँ पे बना रखा था। उनके पिता और संत की आदमकद मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित थी। ये जो मुलाकात थी दोस्तों, ये वर्मा जी को आजीवन याद रही और राव वीरेंद्र सिंह जी से उनका परिचय इस मुलाकात के बाद गाढ़ा हुआ और मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर राव वीरेंद्र सिंह जी ने इसको याद रखा। तो रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। और इस लंच के करीब 15 दिन बाद आईएएस वर्मा का जो तबादला है वो रेवाड़ी से सिरसा में हो गया था और सिरसा तब जिला नहीं बना था, सिरसा हिसार का हिस्सा था और एसडीएम वहाँ पर बैठा करते थे। और राव वीरेंद्र सिंह जी को जब इस ट्रांसफ़र का पता चला तो उन्होंने वर्मा जी को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वर्मा जी कैसे तबादला हुआ है। तो वर्मा जी ने बताया, जी मुझे कुछ नहीं पता कैसे तबादला हुआ है। तो राव वीरेंद्र सिंह ने उनको कहा कि जाने से पहले आइए चाय पी जाइए। तो वो रामपुरा हाउस पर शाम को चाय पीने के लिए गए और राव वीरेंद्र सिंह जी ने वहाँ उनको बताया कि जो मुख्य सचिव हैं हमारे हरियाणा के स्वरूप कृष्ण जी, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक संपर्क नहीं हुआ है, कोशिश करूँगा आपका तबादला रुकवा दूँ। इस पर वर्मा जी ने कहा कि राव साहब आप क्यों तकलीफ उठाते हो, तबादले एक आईएएस की नौकरी का हिस्सा हैं, आप चिंता ना करें। जैसा मेरे लिए रेवाड़ी है वैसा सिरसा है, मेरे लिए तो ट्रांसफ़र कोई मायने नहीं रखता। तो इस पर राव साहब ने कहा कि मैं जिस विभाग का मंत्री था उसके सचिव स्वरूप कृष्ण जी होते थे और मैं बात तो जरूर करूंगा इस संबंध में। और रही फ़र्क की बात तो वो मुझको पड़ता है क्योंकि मैं रेवाड़ी में आपको चाहता हूँ कि आप रेवाड़ी में रहें। और जब वो दोनों चाय पी रहे थे तभी फ़ोन आया और फ़ोन स्वरूप कृष्ण जी का था। तो मुख्य चीफ सेक्रेटरी जो थे उन्होंने बताया कि आपके जो एसडीएम हैं उनके ट्रांसफ़र के पीछे कोई कारण नहीं है, ये एक रूटीन ट्रांसफ़र है और अब इसको वापस भी नहीं किया जा सकता। तो वर्मा जी ने चाय के बाद उनका धन्यवाद किया, वहाँ से चल पड़े। इसके बाद आईएएस वर्मा जी अपनी पत्नी को साथ लेकर सिरसा पहुँचते हैं और सिरसा जाते ही उनको जो पहला जो अनुभव था वो उन्होंने एक थिएटर में फ़िल्म देखी और गाइड फिल्म उन दिनों लगी हुई थी। और वो जब थिएटर पहुँचे तो काफ़ी लेट हो चुकी थी, फिल्म चल चुकी थी। लेकिन पता चला कि एसडीएम खुद फिल्म देखने आए हैं तो फिल्म को बीच में रोका गया और दोबारा से चलाया गया। तो वर्मा जी अपनी किताब में लिखते हैं कि उनको पहली बार पता चला कि आईएएस की पावर क्या होती है। और उस समय मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल जी हरियाणा के थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा आदेश दे रखा था सभी आईएएस अफसरों को कि जो एसडीएम हैं वो गांव गांव का भ्रमण करें और जो मुख्यालय है उससे दूर 1 महीने में कम से कम 10 रातें जरूर बिताएं। यानी कि 20 दिन आप मुख्यालय पर रहिए, 10 दिन कम से कम आप गांव में रहिए। और इसी बीच हरियाणा गठन के पहले चुनाव का ऐलान हो गया था और हिसार के डीसी उस समय एस के मिश्रा जी होते थे और 81 सीटों के लिए चुनाव होने थे। उपमंडल जो सिरसा था उसमें 4 सीटें थी और वर्मा जी का जो उपमंडल था उसमें वर्मा जी चुनाव अधिकारी थे और पहला ये अनुभव लेने जा रहे थे।
सिरसा में कांग्रेस की टिकट पर उस समय सीताराम बगड़ा और जनसंघ के लक्ष्मण दास अरोड़ा के बीच मुकाबला था। डबवाली हल्का जो एक आरक्षित हल्का था, वहां पे केसराराम जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और निर्दलीय उम्मीदवार उनको चुनौती दे रहे थे। काणावाली हल्के में को उस समय रोडी कहा जाता था और वहां से प्रेम सुख दास और आजाद उम्मीदवार दारा सिंह के बीच में मुकाबला था। इलाहाबाद में प्रताप सिंह चौटाला जो देवीलाल जी के बेटे थे और आजाद उम्मीदवार लालचंद के बीच में मुकाबला था। इससे पहले सिरसा पहुंचने से पहले कभी चौधरी देवीलाल से वर्मा जी की कोई मुलाकात नहीं हुई थी और ना उन्होंने उनके बारे में कुछ खास सुन रखा था। रोडी हल्के से प्रेम सुखदास चुनाव लड़ रहे थे और जिस एसडीएम हाउस में वर्मा जी रहते थे वो प्रेम सुखदास के परिवार द्वारा बनवाया गया था और कुछ साल पहले राज्य सरकार का उस पर कब्जा था। तो ब्रिटिश काल की जो इमारत बनी हुई थी, बड़ी सुंदर इमारत थी वो, और प्रेम सुखदास के परिवार ने उस पर का दावा था और 10 एकड़ में वहां तब खेती भी होती थी। और हिसार के डीसी जो थे एसके मिश्रा जी, वो मतदान के दिन से पहले सिरसा दौरा करने आए तो उन्होंने वर्मा जी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और वर्मा जी को साफ आदेश दिए कि किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। और बैलेट पेपर पर भी वो चुनाव हुए, घी के पीपे में पहले मतपेटी बनाई जाती थी, उसमें वोट डाले गए। चुनाव में कोई झगड़ा फसाद सिरसा में नहीं हुआ, जो वर्मा जी के लिए अच्छी बात थी। अगले दिन सिरसा से चुनाव लड़ रहे लक्ष्मण दास अरोड़ा उनसे मिलने आए और आशंका जताई कि एसडीएम साहब, सुना है मेरे को हरवाने के लिए आपको ऊपर से आदेश मिले हैं। तो वर्मा जी ने उनको समझाया कि लक्ष्मण दास जी, ऐसे कोई आदेश नहीं है, मैं निष्पक्ष होकर काम करूंगा। इसके बाद काउंटिंग शुरू हुई। 20 मेज लगा रखी थी और जो सेंट्रल टेबल पे थी उस पर एसडीएम बैठे हुए थे। दूसरी मेजों पर लक्ष्मण दास अरोड़ा, सीताराम बगड़ा, बाकी कैंडिडेट थे। और इसके अलावा जो एसडीएम हैं उन्होंने कह रखा था कोई और एजेंट के अलावा कोई ना यहाँ पे रुके। तो जब काउंटिंग शुरू हुई तो उन्होंने माइक पर भी कहा कि कोई आदमी जो यहाँ पर एजेंट नहीं है या उम्मीदवार नहीं है वो तुरंत हाल से बाहर निकल जाए। इसके बाद वर्मा जी ने जब उन पर सब पे नजर मारी तो एक विशाल आदमी की तरफ वर्मा जी ने उंगली करी और कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। तो फटाफट एसडीएम का जो पी है वो भाग के आया और बोला कि साहब क्या कर रहे हो, ये चौधरी देवीलाल हैं। और धोती कुर्ता पहने चौधरी देवीलाल वहाँ पे बैठे हुए थे। वर्मा जी के इतना कहते वो कुछ नहीं बोले और तेजी से हॉल से बाहर निकल गए। ये वर्मा जी और चौधरी देवीलाल की पहली मुलाकात थी। इसके बाद काउंटिंग होती है और नतीजे आते हैं। डबवाली से कांग्रेस के केसराम राम तब जीते थे, रोडी से कांग्रेस के प्रेम सुखदास जीते थे, सिरसा से जनसंघ के लक्ष्मण दास अरोड़ा जीते थे और इलाहाबाद से प्रताप सिंह चौटाला चुनकर आए थे। और इसके बाद पंडित भगवत शर्मा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन देखते ही देखते उनका तख्ता पलट हुआ। पहले वीरेंद्र सिंह जी विधानसभा स्पीकर बने और बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह बने। चौधरी देवीलाल उनकी मदद कर रहे थे। राव वीरेंद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एसडीएम वर्मा जी के पास मिलने के लिए फिर से चौधरी देवीलाल पहुंचते हैं और वो किंग मेकर थे और शायद काउंटिंग वाली हाल जो घटना थी उसको भूले नहीं होंगे। तो उस समय की बात को वर्मा जी बताते हैं कि मैं बाथरूम में था और जब बाहर निकला तो चौधरी देवीलाल को अपने सामने बैठा पाया और चौधरी देवीलाल का व्यक्तित्व तो बड़ा गजब था। कॉफ़ी पीते हुए उन्होंने वर्मा जी को अपने संघर्ष के बारे में बताया, अपनी किसानों के प्रति अपनी सोच को बताया, राजनीति को बताया कि कैसे कैरों को उन्होंने ठिकाने लगवाया। तो वर्मा जी एकटक उनकी बातें सुनते रहे और बताया कि लंबा वो कोट उन्होंने पहन रखा था, बड़ी दमदार आवाज़ थी, तो वो प्रभावित उनको कर रहे थे। और इसके बाद हर 15 दिन पे आईएएस वर्मा जी से मिलने उनके ऑफिस में देवीलाल जी आते थे, लेकिन आने से पहले कोई सूचना नहीं दिया करते थे। और वो एक कप कॉफ़ी पीते थे और कॉफ़ी पीते हुए बताया करते थे कि गोपीचंद भार्गव और भीमसेन सच्चर आदि बाकी जो पंजाब के राजनेता थे उनके बारे में काफ़ी बातें वर्मा जी को बताया करते थे। वर्मा जी भी समझ गए थे कि अब ये किंग मेकर भी हैं, महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, इसलिए आईएएस का व्यवहार समय समय पर बदलता रहता है नेताओं के प्रति। देवीलाल और वर्मा जी की जो अंतिम मुलाकात थी, उस मुलाकात में फिर दोनों के बीच में एक दुश्मनी की दीवार खिंच गई और उस दिन वर्मा जी के कोर्ट का दिन था और वो भूमि के मामलों की सुनवाई उस दिन ज़्यादातर होनी थी। चौधरी देवीलाल सुनवाई से ठीक पहले उनके घर पे पहुंचे और उनको बताया कि एक बुजुर्ग महिला है मेरे गांव की और उसके उत्तराधिकार के हस्ताक्षर जो वसीयत है उसका एक मुकदमे की अपील आपके सामने आएगी और आप उसको मंजूर कर लेना।
तो वर्मा जी ने ना उसको हाँ कहा ना उसको ना कहा, लेकिन जो शाम को फैसला सुनाया वो अपील नामंजूर करने का सुनाया, और इसका सीधा मतलब था देवीलाल जी को नाराज करना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मंजूर कर लेना। और उसी शाम को टेलीग्राम आया कि आईएएस वर्मा जी का तबादला सिरसा से रेवाड़ी का हो गया है और तुरंत उनको ज्वाइन कर लेना है। तो किंग मेकर देवीलाल की बात नहीं मानने पर वर्मा जी की पहली पुनिशमेंट वर्मा जी को मिली थी, और उनकी पोस्टिंग जो थी फिर से रेवाड़ी में हो गई। और उसी शाम को सिरसा बार ने एसडीएम के सम्मान में विदाई पार्टी दी। देवीलाल जी उस विदाई पार्टी में भाग लेने के लिए रेवाड़ी से चंडीगढ़ से सीधा सिरसा पहुंचे। वो गाड़ी से उतरे और एसडीएम की साथ वाली कुर्सी पर बैठे। इस तरीके से चौधरी देवीलाल ने वर्मा जी को दिखाया कि भाई मेरे पास भी पावर है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्मा जी अब तो आप रेवाड़ी जा रहे हो और मुझे भी चंडीगढ़ निकलना होगा, आप चौटाला में हमारे घर शाम को भोजन करने जाएं। वर्मा जी ने वक्त का तगाजा समझ लिया था और दुश्मनी भले वो हाथ मिलाते रहना चाहिए। अगले दिन एसडीएम ने सिरसा में एक सेठ होते थे नंदलाल जी, उनकी कार मांगी और चौटाला में साबराम गोदारा जी ने उनको भोजन करवाया और उसके बाद वो रेवाड़ी पहुंचकर उन्होंने ज्वाइन किया। और तब राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार को बने हुए कुछ समय हुआ था और राव वीरेंद्र सिंह जी और चौधरी देवीलाल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है कि एक आध खबरें मीडिया में छपने लगी थी, अखबारों में, तब अखबारी थे। तो राव वीरेंद्र सिंह अपने गृह नगर रेवाड़ी में जब आए तो उस समय डीसी होते थे मुंशीराम, जो गुड़गांव के थे, और एसपी और एसडीएम थे वर्मा जी। उन्होंने गुलदस्ता देकर प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह का स्वागत किया। वीरेंद्र सिंह जी ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वर्मा जी को वो पहले से ही जानते थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ वर्मा जी, आपका पिंड छूट गया देवीलाल से, बड़ा ही वाहियात किस्म का आदमी है वो, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह ने बताया कि देवीलाल आपका तबादला चाह रहे थे और मैं खुद आपको यहाँ लाना चाह रहा था, इसलिए तुरंत आदेश जारी कर दिए। राव वीरेंद्र सिंह ने इसके बाद कहा कि एसडीएम साहब, अब रेवाड़ी को आपको चमकाना है। एक तो हमारी ये जो मेन सड़क है इस पर एक पुराना तालाब है, उसकी बहुत सुंदर सुंदर छतरियाँ हैं, अच्छी नक्काशी वाली सीढ़ियाँ हैं, उनकी मरम्मत करवाओ, निर्माण कराओ। ऐसा लगना चाहिए कि हेरिटेज है ये। और उन छतरियों को भी नया उनका संरक्षण करो। जो मेन सड़क है उसकी चौड़ी करो और जहाँ जहाँ पे भी अतिक्रमण है उसको तुरंत हटवा दो। अब सीएम वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मेरे अलावा आपको किसी से की सिफारिश मानने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ कहना होगा तो मैं आपको कहूँगा और कोई भी आए तो आप परवाह मत करना। और एक अफसर को अगर मुख्यमंत्री से इतनी छूट मिल जाए तो फिर दूसरे किसी भी नेताओं की कोई औकात रहती नहीं है। और एसडीएम ने अगले दिन जाकर तालाब और सड़क दोनों जगह पर जो जो मुख्यमंत्री ने कहा था उसके काम शुरू करवा दिए। इसी बीच राव वीरेंद्र सिंह और चौधरी देवीलाल में सत्ता की जो जंग है वो तेज हो जाती है। अखबारों में धड़ाधड़ खबरें छपती हैं, लोग चटकारे लेकर उनको पढ़ते हैं। और जिस दिन राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी पहुंचे उस दिन अखबारों में एक खबर छपी हुई थी कि एक विधायक को राव वीरेंद्र सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था और आधी रात को उस मंत्री के सरकारी घर में घुसकर चौधरी देवीलाल बड़ी चतुराई से उसको वहां से निकाल ले गए और गार्ड भी कुछ नहीं कर पाए। इस दौरान वो जो मंत्री था उसने सिर्फ पजामा पहन रखा था, सो रहा था, उसको देवीलाल जी उठाकर भाग लिए वहां से। और मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जब अधिकारियों के साथ चाय पी रहे थे तो उस दिन उनका मूड काफी खराब था। और नेताओं को जो चमची मारने वाले लोग होते हैं वो आम कार्यकर्ता भी नहीं बल्कि बड़े बड़े अफसर भी मारते हैं ताकि नेता का मूड ठीक रखा जा सके। तो उनके मूड को हल्का करने के लिए तभी एक अफसर ने कहा कि राव साहब, आपने तो देवीलाल की नींद हराम कर रखी है और रातों को मारा मारा फिरता है विधायकों के पीछे। इस पर राव वीरेंद्र सिंह जी खुश होने के बजाय बल्कि चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें तो देवीलाल की फिक्र है, उसने मेरा खाना खराब कर रखा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुर्सी मिलने के बाद जो कुर्सी पर बैठा होता है आदमी, उसका मूड किस कदर खराब ये लोग रखते हैं, तनाव कितना होता होगा। और खासकर तब जब कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हों। लेकिन जिस दिन राव साहब की कुर्सी गई और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, उस दिन उनकी हालात क्या थी उसका भी इस किताब में जिक्र है दोस्तों। और बहुत बढ़िया एक मैं आप बताता हूं कि आदमी जब तनाव से बाहर निकलता है तो कैसा होता है।
वर्मा जी बताते हैं कि राव वीरेंद्र सिंह जी जब सीएम नहीं रहे और जब बर्खास्त उनकी सरकार हुई, राष्ट्रीय शासन लगा, उस दिन वो रेवाड़ी आए तो काफी खुश वो नजर आ रहे थे। जो डीसी, एसपी और एसडीएम थे उनसे हमेशा की तरह आवास पर मिले, लेकिन उस समय जो भीड़ थी एक भी आदमी नहीं था, कुछ नहीं, खाली पड़ा था। और राव वीरेंद्र सिंह की जो चाल ढाल थी, उनका जो मुंह था, उसे पता लग रहा था कि आज वो खुश हैं। सरकार चली गई लेकिन जाने के बावजूद वो खूब खुश हैं। और चाय पर वो ड्राइंग रूम में अफसरों के साथ काफ़ी देर तक गप्पे लड़ाते रहे। और वर्मा जी बताते हैं कि टेलीविजन पर तब तक कोई खबर नहीं आई थी कि हरियाणा की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रीय शासन लगा दिया है। ऑल इंडिया रेडियो पर यह जरूर खबर एक बार चली थी। और उसी दिन राव वीरेंद्र सिंह जी ने एक जो एमएलए था उसको अपने पक्ष में करने का सौदा कर रखा था, और वो एमएलए अपनी पेमेंट लेने के लिए आ गया। और जब वो चाय पी रहे थे तो उनके पीए ने बताया कि फलाना एमएलए आया हुआ है जी और ड्राइंग रूम में बैठा है। तो राव वीरेंद्र सिंह ने अपने पीए को कहा कि दफा करो उसको। और ये बात जो एमएलए था वो पास ही वाले ड्राइंग उसने सुन ली, वो भागकर आया कि राव साहब आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं तो एमएलए हूँ। तो राव साहब ने कहा कि किसका एमएलए, बाहर निकल यहाँ से, तेरे को तो ये भी नहीं पता कि तू अब एमएलए भी नहीं है। और मैं तो शुक्र मना रहा हूँ कि मेरे 20,000 रुपये बच गए। यानी कि उस समय राव वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मेरा शुक्र है मेरे 20,000 बच गए। तो यानी कि उस समय जो एक विधायक था उसकी जो कीमत थी दल बदल के दौर की, वो 20,000 रुपये होती थी दोस्तों। 20,000 में हमारे विधायक खरीदे बेचे जाते थे। और हालांकि वो सस्ता दौर था, 20,000 रुपये में उस समय 4-5 किले आ जाया करते थे। और ये कहानी दोस्तों इस किताब में लिखी हुई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं उस दौर में जहाँ आप रिलीवेंसी होगी और जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको इस किताब का जिक्र करता रहूँगा, बताता रहूँगा। और कल का जो वीडियो दोस्तों, उसमें अहिरवाल में जो रामपुरा हाउस है उसका जो प्रभाव है, वो उसके जमने की भी एक कहानी है कि किन किन कारणों से अहिरवाल में रामपुरा हाउस जो है वो इतने सालों से मजबूत शक्ति बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है। तो हम कल उन कारणों की पड़ताल करेंगे दोस्तों। अहिरवाल के जो साथी कमेंट करके अमूल्य जानकारियां देते हैं उनका एक बार दिल से शुक्रिया। बाकी साथी जो रोजाना वीडियो देखते हैं उनका भी शुक्रिया, जो लोग शेयर करते हैं उनका भी धन्यवाद। और इतनी लंबी यूट्यूब की दोस्ती दोस्तों, एक चैनल से बने रहना अपने आप में अद्भुत है। आप देखते रहिए दोस्तों। और आगे हम राव वीरेंद्र सिंह जी के काफ़ी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और आप अपनी जानकारियों से चैनल को रिच करते रहें, वीडियो को रिच करते रहें। शुक्रिया, नमस्कार।